हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ अमन बंसल। आई होप आप सभी अपने घर पर ठीक होंगे। तो आज हमारा जो पॉलिटिकल साइंस में हम डे 3 करने वाले हैं। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की सेकंड वीडियो है, पर सुपर 30 की हमारी ये तीसरी वीडियो है। एक हिस्ट्री की, दो पॉलिटिकल साइंस की। आज हमारी तीसरी वीडियो रहने वाली है, तो शुरू करते हैं। आज जो मैंने इसके अंदर है अपडेटेड सिलेबस के क्वेश्चन ऐड करे हैं, जो आपके नए नए टॉपिक ऐड हुए थे। अरब स्प्रिंग, इसराइल और भारत का रिलेशन, और इसराइल का जो अरब स्प्रिंग, इसराइल में जो संकट आए थे, फ़लस्तीन संकट, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को ऐड करा। आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, देखते रहिए इसे और समझते रहिएगा। 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। CIS कब बना? किसकी बात हो रही है? CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। ये इसकी फुल फॉर्म है। 1991 में बना था। किसके द्वारा बनाया गया था? बाय रशिया, क्योंकि सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया था USSR का। और 12 टोटल कंट्रीज थी इसके अंदर। सी लिख रहा हूँ कंट्री को डिनोट करने के लिए। अरब विद्रोह किस नाम से प्रसिद्ध है? अभी मैंने बताया कि मैंने नए से क्वेश्चन ऐड करे हैं, तो उसी में एक अपना आ जाता है अरब विद्रोह के बारे में। इसको जैस्मिन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जैस्मिन क्रांति या जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से ये पॉपुलर है हमारे देश के बाहर। ब्रिक्स में आई कौन सा देश है? पहली बात तो हम ब्रिक्स की 5 कंट्रीज़ के बारे में जानेंगे। ब्रिक्स एक नया क्षेत्रीय संगठन है, ये भी नया टॉपिक है हमारे लिए। B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज़ है, तो हमारा आंसर क्या बनता है इसके लिए? इंडिया। I किसको डिनोट करता है? इंडिया को। CIS की 12 देशों ने किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया? अभी मैंने बताया कि CIS में 12 देश हैं। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, हिंदी में जो इसकी फुल फॉर्म है, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल। तो इसमें जो 12 देशों ने, इन्होंने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, उसका नाम था अलमाता डिक्लेरेशन। NDB की फुल फॉर्म, NDB जो है ब्रिक्स से रिलेटेड बैंक है। ये एक बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। USSR का उत्तराधिकारी कौन बना? देखिए, USSR, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवरेन रशिया। 1917 में क्रांति हुई थी, सोवियत क्रांति या रूसी क्रांति, या जिसे बोला जाता है बोल्शेविक क्रांति, जिसके तहत सोवियत संघ का गठन किया गया था, विघटन किया गया। 1991 के अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ इसका, और इसका उत्तराधिकारी है, सभी को पता है, रशिया। मोसाद क्या है? मोसाद इज़राइल की इंटेलिजेंस इंडस्ट्री है। 1 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नए क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। मार्क माय वर्ड्स, इंडस्ट्री। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? कब से कब तक हुआ कह सकते हैं आप? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ था। 1940 स्टार्टेड, 1918 एंडिंग डेट रही इसकी। सेंटो की फुल फॉर्म, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। केंद्रीय संधि संगठन। सॉल्ट की फुल फॉर्म, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेड ट्रीटी। ये परमाणु हथियारों को परिसीमित करने के लिए एक संधि करी गई थी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स यानी हथियार, L से लिमिटेड ट्रीटी। इसकी 2 बार तो हुई थी, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। 1 मार्क्स में इतना ही आपके लिए इनफ रहेगा। 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्क का हेडक्वार्टर। सार्क के फुल फॉर्म मैंने शायद लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन इसका हेडक्वार्टर है अपना काठमांडू में। काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपियन यूनियन के झंडे में 12 सितारे हैं। 12 के 12 सुनहरे सितारे हैं, गोल्डन स्टार्स हैं। UNHCR, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, UNHCR और UNHRC, दोनों में फ़र्क है। यूनाइटेड नेशन फॉर
ह्यूमन राइट्स कमीशन, हाँ, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन और UNHCR, इसके बारे में जानते हैं। ये दोनों लगभग एक जैसी ही हैं, बस जम्बलिंग इनमें है। यूनाइटेड नेशन UN से, यूनाइटेड नेशन H से हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी। हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजी, शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त। ठीक है। मुक्त द्वार की नीति किसने शुरू करी थी? मुक्त द्वार की जो नीति है चीन के अंदर देन श्याओपिंग, इन चीन बाय देन श्याओपिंग के द्वारा शुरू करी गई थी। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। संविधान दिवस, संविधान दिवस मनाया गया था अपना 26 नवंबर 1949 को। एक मिनट, देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है इसको हम 26 नवंबर 1949 को मनाते हैं। इसको समझिए, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो संविधान दिवस पूछा गया है वो लागू वाली डेट यानी 26 जनवरी 1950 से संबंधित पूछा गया है या जिस दिन वो बनकर तैयार हुआ था। बेटे ये वाली जो होती है 26 जनवरी 1950 से अप्लाई डेट होती है। देखिए समझिए, आपका जब जन्म होता है तो आपका बर्थडे जो मनाया जाता है आपके जन्म उस तिथि पर मनाया जाता है जिस दिन आपका जन्म हुआ है, ना कि उस दिन जिस दिन आपने चलना शुरू करा है। तो उस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाया जाता है जिस दिन उसे अंगीकृत कराया गया था, बनाकर तैयार किया गया था, जो कि है 26 नवंबर 1949। WSF की फुल फॉर्म वर्ल्ड सोशल फोरम। गांधी जी की राजनीतिक हत्या किसने की? अरे मैं तो नाम भूल गया। पहली बात तो 30 जनवरी 1948 को की गई थी बाय नाथूराम गोडसे। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई? 30 दिसंबर 1906। EVM की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो एक मिनट, 20 क्वेश्चन को देखिए, हमने 20 नंबर का काम कवर कर लिया अपना। बढ़ते हैं 2 नंबरों के क्वेश्चनों की ओर। 7 क्वेश्चन है, टोटल 27 हो जाएंगे। विकास का पैमाना किसे माना जाता है? देखिए भारत, ये जो क्वेश्चन है हमारी सेकंड बुक से उठाया गया है, जिसके अंदर हमने भारत के अंदर नियोजित विकास पढ़ा, जिसका नाम बदल कर दिया गया है कि भारत के अंदर किस प्रकार विकास किया जाता है। तो देखते हैं विकास का जो पैमाना है वो भारत में किसे माना जाता है। विकास का पैमाना माना जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ को। इसका आंसर क्या बनेगा? विकास का पैमाना माना जाता है अमेरिका या पश्चिमी देशों को, जिसके अनुसार हम नापते हैं या इस बात को कंफर्म करते हैं कि देश का विकास किस स्तर पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने जो 2019-20 की अगर हम इकोनॉमी की बात करें, हमने 200 रुपये 500 रुपये या एक छोटा अमाउंट लेकर चलते हैं तो मिलियन डॉलर की बातें होती हैं। इस हिसाब से हमने ग्रोथ करी, तो हम देखते हैं कि अमेरिका ने कितनी ग्रोथ करी। फॉर एग्जांपल हमने 200 करी है और उन्होंने 500 करी है, तो इसके बीच का जो गैप है उस गैप को कवर करना हमारे लिए विकास माना जाएगा। जब हम इस गैप को कवर करके वहाँ तक पहुँच जाएंगे वो माना जाएगा कि हमने विकास कर लिया है। नियोजित विकास का क्या अर्थ है? गलती से क लिख दिया, नियोजित। देखिए विकास करने के लिए प्लान की ज़रूरत होती है जिसे नियोजन बोला जाता है। तो नियोजित विकास का क्या अर्थ है? किसी भी देश में किस आधार पर विकास किया जाएगा और विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो नियोजन होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे शुरू करेंगे और ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, इसी सारी प्रक्रिया को नियोजित विकास कहा जाता है। कि नियोजन करके यानी प्लान बनाकर विकास की ओर अग्रसर होना, धीरे धीरे स्टेप लेना। तटस्थता क्या है? बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करना ही तटस्थता कहलाता है।
देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि हम तटस्थता और गुटनिरपेक्षता के बीच के अंतर को समझें। दोनों के बीच में काफ़ी मेजर से हैं। देखिए जैसे कि भारत ना तो अमेरिका के साथ गया ना यूएसएसआर के साथ गया, तो आपको लग रहा होगा कि भारत ने भी तटस्थता का अपनाया था, परंतु भारत ने तटस्थता नहीं गुटनिरपेक्षता अपनाया था। पर है तो दोनों सेम सेम, ना तो इसमें वो युद्ध में शामिल हुआ ना वो उसमें, पर दोनों में मेजर पॉइंट्स में डिस्कशन हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर। प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय है वह न्यायपालिका जो सरकार की नीतियों के अनुसार कार्य करती है। आप सभी को पता है हमारी जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। क्लास 11 में हमने न्यायपालिका का पूरा चैप्टर पढ़ा था। वो स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष न्याय करती है। परंतु प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या है? वह न्यायपालिका जो सरकार की नीतियों के तहत काम करती है। छोटे छोटे देश महाशक्तियों से क्यों मिले, या छोटे छोटे देशों ने महाशक्तियों का हाथ क्यों थामा? एक तो अपनी रक्षा के लिए, दूसरा आर्थिक सहायता के लिए। बात खत्म। मार्शल योजना क्या है? मार्शल योजना यूएसए के विदेश मंत्री मार्शल जी के नाम पर रखी गई थी, जिसके तहत इन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ को आर्थिक सहायता दी थी, जिससे वो युद्ध के पहले वाली समय में उनकी अर्थव्यवस्था कुछ ही कम समय में आ गई थी। मार्शल योजना अमेरिका के विदेश मंत्री के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज़ को पैसे वाली मदद देना, डॉलर की मदद देना, जिससे क्या हुआ, उनकी अर्थव्यवस्था पहली वाली स्थिति पर आ गई। ऐसा करा क्यों गया? मान लीजिए आपको कोई ज़रूरत के समय आपकी मदद कर दे तो आप उसके एहसानों के नीचे दब जाएंगे। यही अमेरिका के विदेश मंत्री की नीति थी कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को अभी पैसे से मदद कर देंगे तो इन फ्यूचर वो हमारे एहसानों के नीचे दबेगी और हमारी बात को मानेगी, परंतु इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं होगी। अपरोध किसे कहते हैं? अपरोध जब दोनों पक्ष बराबर शक्तिशाली होते हैं तो कोई भी युद्ध का खतरा नहीं लेता। बराबर शक्तिशाली कह लो या परस्पर विनाश करने में सक्षम होते हैं तो कोई भी युद्ध का खतरा नहीं लेता। तो कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं लेता। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका और सोवियत संघ का लेते हैं। आप पर्सनल लाइफ में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने एक आपका एनिमी खड़ा है, उसके हाथ में एक बंदूक है जिसमें 3 बुलेट्स हैं, आपके पास भी एक बंदूक है जिसमें 3 बुलेट्स हैं। उसने आपके माथे पर उसे तान दिया, आपने उसके माथे पर उसे तान दिया, तो आप दोनों बराबर शक्तिशाली हुए। आपको पता है यदि हम दोनों ही बुलेट को फायर कर देंगे दोनों मर जाएंगे, किसी को भी जीत प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपके द्वारा जो विनाश किया जाएगा वो दोनों ही स्थिति में बराबर है। इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए अपरोध होता है, यानी जब दोनों के दोनों पक्ष बराबर विनाशकारी होते हैं तो कोई भी युद्ध का खतरा नहीं उठाता। इसी चीज़ को बोला गया अपरोध। ठीक है, 1 मिनट इसे देखिए, मैं 4 मार्क्स से क्वेश्चन तैयार करता हूँ। बढ़ते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम बताएं। इससे पहले से समझते हैं, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अगले 2 क्वेश्चन को मैंने लिखा है। यूएसएसआर का विघटन यानी सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, क्या रीज़न थे जिसकी वजह से सोवियत संघ जो कि 1917 में बनाया गया एक ऐसा संगठन जो एक महाशक्ति बन गया और जिसने अमेरिका तक को टक्कर दे दिया, अमेरिका के वर्चस्व के सामने एक चुनौती निकल कर आई। तो 2 महाशक्ति थी, 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी, फिर भी सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया, ये टूट गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है? पहला, हथियारों की होड़। देखिए सोवियत संघ के अंदर आने वाले जितने भी सदस्य देश थे सारे के सारे देश क्या कर रहे थे? धड़ाधड़ हथियार बना रहे थे कि किसी भी तरीके से हमें अमेरिका से या यूएसए से ज़्यादा ही हथियारों को अपने पास रखना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा हथियार बने, पैसे कम होते गए, अर्थव्यवस्था पिछड़ती गई। इसी से संबंधित है यूएसएसआर का पिछड़ापन। क्या हुआ? हथियार बन रहे थे, सरकार यानी साम्यवादी व्यवस्था थी, सरकार सबको खर्चा दिया करती थी, तो सोवियत संघ पिछड़ गया, जिसका एक कारण बना जनता में असंतोष फैला, जिसकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया। इसी से संबंधित है ये वाला जीवन स्तर की गुणवत्ता में गिरावट। देखिए एक तरफ था पूंजीवाद, सोवियत संघ में था साम्यवाद। सारी चीज़ें अवेलेबल थी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, नौकरी, हर प्रकार की चीज़ें अवेलेबल थी, पर जो जीवन के स्तर में क्वालिटी होनी चाहिए, गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो नहीं थी। लोग पूंजीवाद वाले देशों में अपने रहते भाई दोस्त बंधुओं को देखकर ईर्ष्या महसूस करते थे, जेलिस होते थे कि किस प्रकार वो लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ दाल रोटी चावल इस प्रकार की चीज़ें को खा के जीवन का गुजारा कर रहे हैं, पर क्वालिटी लाइफ हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से सोवियत संघ का
विक्टन माना जाता है। रूस का दबाव या रूस का सत्तावादी अधिक होना। सोवियत संघ के अंदर आप सभी को पता है 12 देश थे, पर रूस का दबदबा अधिक था। जो रूस ने कहा उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, उसकी ज़्यादा बातें मानी जाती थी, जिससे अन्य देश अपने आप को बैकवर्ड यानी रूस से कमज़ोर महसूस किया करते थे, तो जिसकी वजह से देशों के अंदर असंतोष फैला। गोर्बाचेव की नीतियाँ। गोर्बाचेव ने 2 नीति दी थी, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोकोव, पुनर्रचना करना। जिसकी वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक थी वो दोनों की दोनों अकॉर्डिंग टू मी, पर माना जाता है कि इन्हीं को कहा जाता है कि जिनकी वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ या सोवियत संघ डूब गया। समाजवाद से मुक्ति की तरफ, ये इससे रिलेटेड है कि पूंजीवाद में लोग ग्रोथ कर रहे थे, विकास कर रहे थे, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ थी उनके पास, परंतु इसके अंदर समाजवाद के अंदर चीज़ें थी, आपको हर चीज़ सुविधा, शिक्षा थी, स्वास्थ्य था, खेल कूद था, हर कुछ था, पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो गुणवत्ता है, जो मैटर करता है, वो नहीं था। इन 6 कारणों की वजह से सोवियत संघ का विघटन हुआ। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अब विघटन हो गया, विघटन के 4 पढ़े हम बताए, ये 6 मार्क्स का था, वो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, इन्हें डिस्कस करते हैं। पहला, शीत युद्ध की समाप्ति। देखिए शीत युद्ध क्या था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक गर्मा गर्मी की स्थिति थी, जिसमें लगता था युद्ध होने वाला है, परंतु वास्तविक तौर पर किसी प्रकार युद्ध का ना होना, ये क्या था, शीत युद्ध। भाई सोवियत संघ टूट गया, 2 देशों के बीच स्थिति थी, तो इससे क्या हुआ, एक परिणाम क्या निकला, शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। अस्त्र शस्त्रों की होड़ पर रोक। अमेरिका भी हथियार बना रहा था, पर अमेरिका पागल नहीं होता हथियार बनाने के पीछे, उसने अपनी जनता पर, अपने देश के, अपने सदस्य देशों पर ध्यान देना बंद नहीं करा था, परंतु सोवियत संघ ऐसा कर चुका था, लाइफ क्वालिटी उसको बेकार कर चुका था। अब ये टूट गया, तो जिसकी वजह से अस्त्र शस्त्रों की होड़ थी, लगातार अमेरिका हथियार बना रहा था, सोवियत संघ हथियार बना रहा था, वो चीज़ हो गई बंद। एक ध्रुवीय व्यवस्था की स्थापना हुई, 2 ध्रुव थे शक्ति के, USA और USSR, एक टूट गया, एक ध्रुवीय व्यवस्था हो गई, ये परिणाम निकला। नवीन राज्यों का उदय, जो सोवियत संघ में छोटे छोटे देश थे और जो सदस्य देश थे, अब उनका खुलकर उदय हुआ, वो आज़ाद हो गए, एक सदस्य, एक ग्रुप से, एक गठ से निकल गए, अब वो नए राज्य बन गए, उनकी नई नई रूप से स्थापना हुई। ये 4 परिणाम थे इसके अंदर। भारत और सोवियत संघ के विचारों में समानता बताएं। 99% चांस है ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कंपार्टमेंट में आया था एक बार क्वेश्चन, लगभग 2 साल पहले, पेपर चेक कर लेना आप लोग। जो भारत है और जो सोवियत संघ है, रूस की बात नहीं हो रही, सोवियत संघ की बात हो रही है, इन दोनों के जो विचार थे लगभग समान थे। उन 4 विशेषताओं को बताइए आप। दोनों बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते थे। भारत और सोवियत संघ दोनों ही बहुध्रुवीय, बायपोलर, मल्टीपोलर विश्व का सपना देखा करते थे। क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? यदि पूरे विश्व में एक ही ध्रुव होगा, शक्ति का एक ही केंद्र होगा, तो उसका वर्चस्व होगा, उसके सामने कोई बोल नहीं पाएगा। तो इसीलिए इन दोनों के विचार में कॉमन क्या देखने को आया है कि दोनों के दोनों बहुध्रुवीय विश्व का सपना देखते हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो, सामूहिक हो, ये दोनों मानते हैं कि जो सुरक्षा है वो सामूहिक रूप से है। ये नहीं कि हम हथियार नहीं बनाएंगे या हम हथियार अधिक बना रहे, तो सुरक्षा सिर्फ एक देश के ऊपर डिपेंड करती है, सुरक्षा करती है सारे देशों के ऊपर डिपेंड। सबको समूह में आकर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। सुरक्षा एक दूसरे से भी, और बल्कि ऐसी चीज़ों से, आतंकवाद हो गया और ये इस प्रकार की जो चीज़ें हो गई जो पूरे विश्व पर नेगेटिव इम्पैक्ट गिरती है, उन चीज़ों से सुरक्षा। दोनों के दोनों विश्व शांति के लिए, विश्व सहयोग के लिए यूएनओ में विश्वास रखा करते थे, और रशिया और भारत आज भी रखते हैं, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना। हर देश की स्वतंत्र नीति हो, दोनों चाहते हैं कि जो भी देश विश्व में है उसकी अपनी स्वतंत्र नीति हो, किसी देश से पूर्ण रूप से प्रभावित ना हो। जैसे कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपना कर करा, ना वो पूंजीवाद की ओर गया ना वो साम्यवाद की ओर गया, उन्हें दोनों का मिश्रण ले लिया। इसी प्रकार ये थे। तो आज जो हमारा डिस्कशन रहा, 1 नंबर के 20 क्वेश्चन, 2 नंबर के 7, 4 नंबर के 2, 6 नंबर के 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आए हो, अब तो लाइक करना बनता है, बाकी आपकी इच्छा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज़।